हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र यादव और हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर स्टडी ऑफ एनिमल टाइप। उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम पढ़ेंगे कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म, राइट। तो हमने कॉकरोच से स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। बच्चों, मॉर्फोलॉजी बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल व्यू होता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी, राइट। तो वो हमने लास्ट टाइम पूरा डील किया था, उनके हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, उनके लेग्स की सारी बात कर ली थी, राइट। आज क्या करना है, विल बी डीलिंग विद अ टॉपिक नोन एज एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? बच्चों, 11th एंड 12th होने के बाद जब आप अपने डिग्री कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब होता है कि हम बॉडी के अंदर के पार्ट्स को डील करते हैं, लाइक एवरीथिंग, चाहे वो बोन्स की बात हो, उनके स्ट्रक्चर की, या अंदर किस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स हैं, कौन सा मसल कहाँ होता है, ये सब पढ़ा जाता है। तो टुडे वी विल स्टडी एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, मतलब हम कॉकरोच की बॉडी के अंदर जाके पढ़ेंगे। अगर आपको देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है, ये डायग्राम, इसको भी पूरा डील करना है, ठीक है। तो जैसा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टॉपिक जो हम डील करेंगे दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है वो बात करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पे हेडिंग दें तो मैं ऐसा लिखूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, ये ऑफ नहीं लिखता बिकॉज हमको पता है कि हम कॉकरोच के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहीं लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा, कॉकरोच के साथ साथ कोशिश करेंगे कि ह्यूमन, जो हमारी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल है, उसको भी हम कवर करते हुए चले बच्चों, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखेगा, कैसा है देखो। अगर हम बात करें ह्यूमंस का तो हमारा कैसा होता है, माउथ, हमारा यहाँ से फेरिंग्स आता है, फिर हमारा इसोफेगस आएगा, स्टमक आता है, फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस। ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ठीक है। अब बहुत जगह पढ़ोगे, इसको GUT गट भी कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट, GUT गट भी कह सकते हैं, ओके। अच्छा, तो मैंने अपने जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है बच्चों, मैंने उसकी बात इसलिए की, समझो ना, एक बात समझना। जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि माउथ है, आगे फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ये बात को पता है, हमारा सीक्वेंस ही फॉलो होता है। तो सपोज मैं ऐसा कहूँ कि काम करो, जो माउथ है, इसोफेगस है, और जो आपका स्टमक तक का जो पार्ट है, वहाँ तक के पार्ट को कहो वो फोरगट है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है उसको बोलो कि वो मिड गट है, और उसके बाद जो भी पार्ट है पूरा एनएस तक, दैट इज हिंड गट। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने उन एलिमेंट्री कैनाल को, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल को 3 ग्रुप में बांट दिया। बात क्लियर है पूरी तरह से बच्चों। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब कॉकरोच की बात करेंगे तो उसका भी एलिमेंट्री कैनाल है, उसका भी माउथ से लेके पूरा एनएस तक पढ़ना है हमें। हम क्या करेंगे, उसके भी पूरे एलिमेंट्री कैनाल को 3 ग्रुप में बांट देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो जरा देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 ग्रुप में बढ़ जाता है। पहला फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। बात क्लियर हो रही है बच्चों? अगर आप थोड़ा डायग्राम को देखो, ये वाले डायग्राम को, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा जो भी आया है इनका, इस तरह से घूम के गया पूरा यहाँ तक, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। ये क्या, उनका एलिमेंट्री कैनाल है। तो हम इसको पूरा डील करेंगे, बट मैं लेबलिंग थोड़ा कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, मतलब यहाँ पे फोरगट में क्या क्या आता है, मिडगट में क्या क्या आता है, फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं एक चीज़ों को। बच्चों, अगर मैं फोरगट की बात करूँ कॉकरोच के अंदर, तो उनका सबसे पहले आपको मिलेगा फेरिंग्स, फिर हमें मिलेगा उसका इसोफेगस, ठीक है, फिर हमें मिलेगा क्रॉप, फिर आता है इनका गिजार्ड, ठीक है। अच्छा, नाउ बच्चों, कहीं कहीं बुक्स में आपको गिजार्ड को प्रोवेंट्रिक्यूलस, क्या, प्रोवेंट्रिक्यूलस भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। इसको एक नाम दिया था, टर्म दिया जाता है।
ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करते हैं पहले। अच्छा देखो, नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे में था कि सर जी माउथ एंड ओसोफेगस वगैरह था, चीज़ें यहाँ पर भी वैसे ही हैं, बस थोड़े से रोल बदल जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टमक था, यहाँ पे स्टमक का रोल कोई और ले रहा है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ आपको, ह्यूमन बॉडी की बात करूँ। नॉर्मली जब हम फूड को अपने मुंह में लाइक माउथ में रखते हैं बच्चों, तो क्या होता है, विल च्यू द फूड, है ना, हम उसको क्रश करते हैं पूरा यहीं पे विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। सलाइवा जो हमारे माउथ से सिक्रीट होता है वो सब कुछ मिक्स होकर एंड देन एक बोलस बनता है, फिर हमारे आगे चले जाता है। बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होगा, बट वो मे बी सेकेंड थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो, ठीक। अभी की बात करूँ तो एक बोलस बन जाता है, वो चला गया हमारे यहाँ पर ईसोफेगस के अंदर, फिर वहाँ से पता है ईसोफेगस में ह्यूमंस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक कुछ होगा बताऊंगा बाद में। तो ईसोफेगस से आया एंड चला गया स्टमक में। ह्यूमंस में ऐसा होता है कि फूड जो होता है, फूड इट इज़ स्टोर्ड फॉर सम टाइम, करीब करीब 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक। वहाँ पे HCl नाम का एसिड सिक्रेट होता है, फूड पूरा उससे मिक्स होता है एंड देन क्रशिंग करने में बहुत हेल्प होती है। ये बात थी ह्यूमंस की। अब यही बात अगर मैं बच्चों इनकी करूँ, कॉकरोच की, तो नॉर्मली क्या होता है, जब कॉकरोच ने कोई फूड अपने खाया था उसने, तो विद द हेल्प ऑफ वही लास्ट लेक्चर में लेबियम, आपका लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला सब कुछ अपना क्रश हो गया था, राइट। फिर फूड आगे बढ़ा। जब फूड आगे बढ़ा तो सबसे पहले फूड कहाँ पहुँचा, फूड पहुँचा उनका इस फेरिंग्स में, ठीक है, ये है फेरिंग्स बच्चों, इस फेरिंग्स में पहुँचा। फिर उसके बाद इनके पास जो स्टार्टिंग का जोन है, ये छोटा सा फेरिंग, हमारी तरह इनका भी फेरिंग्स होता है। फिर आगे गए तो इनका ये जो पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट, ये इनका ईसोफेगस हो गया, ये पार्ट। उसके बाद फाइनली उनके पास एक सेक लाइक, सेक व्हाट इज सेक, गोनी जैसा कुछ होता है जिसमें हम कुछ चीज स्टोर कर सकते हैं। तो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मिला, दैट इज क्रॉप। क्या है ये, क्रॉप। बच्चों क्रॉप जो होता है कॉकरोच का, इट इज जस्ट लाइक द स्टमक ऑफ द ह्यूमन। हमारे स्टमक में क्या हो रहा था, फूड स्टोर हो रहा था फॉर सम टाइम, सही बात है ना। इनके अंदर कहाँ होता है, क्रॉप में होता है बच्चों। तो इसमें आप लिखिएगा food is stored for some time, ठीक है, बहुत आसान है सब एकदम, है ना। इनकी बॉडी के अंदर भी फूड फॉर सम टाइम यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जैसा कि हमारे में हो रहा था। बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमारा स्टमक में हो रहा था, इनका भी स्टमक आएगा, बट इनका स्टमक कहीं और आने वाला है, आगे जाके आएगा बच्चों, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, अभी बात पूरी क्लियर हो गई। हम बात कर रहे थे फोरगट का बच्चों, एक बार जरा पहले इसको एक बार डिस्कस कर लें। देखो इनके पास भी है फेरिंग्स, इनके पास भी है ओसोफेगस, इनके पास भी है क्रॉप, फिर इनका कुछ गिजार्ड आएगा, फिर इनका मिडगट में स्टमक इनका भी आने वाला है, हेपेटिक सेशे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, इनका पूरा इस तरह से सीक्वेंस में जाएगा। मैं हर एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या, 2019 जो जस्ट इसके पहले का आपका नीट एग्जाम हुआ था, इसके अंदर भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ था। बस समझ में आ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन आया था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे और मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा, जरा समझना कि किस तरह से वो क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? ओके ठीक है। तो हम हैं फोरगट पर, फोरगट में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि भाई फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड इसमें आता है, ठीक। तो बच्चों आप बोलोगे सर जी आपने कहा कि क्रॉप के अंदर फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए फूड उसमें स्टोर होता है, आपकी बात मान लिया, बट सर ये दोनों में कुछ था नहीं क्या? नहीं बच्चों, उसमें कुछ एज इन लाइक बहुत एक्टिविटी कुछ नहीं होती। जस्ट द थिंग इज कि फूड उनके माउथ से पास होते हुए मैंडिबल के क्रश करने के बाद फूड आगे पास होता है, तो वो जो रूट है फेरिंग्स आएगा एंड देन उनका इसोफेगस आता है, वो पार्ट फॉलो करते हुए फाइनली फूड पहुंच जाता है उनका इस क्रॉप के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पे इनका फूड विल बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। बात समझ गए आप लोग? परफेक्ट। ओके, अब बात करी जाए गिजार्ड की या प्रोवेंट्रिक्यूलस की। ये क्या चीज करता है सर, गिजार्ड क्या करता है? बच्चों गिजार्ड ना मतलब समझो ना, एक बात समझो कि कॉकरोच के अंदर नॉर्मली कैसा होता है, मैंडिबल ने फूड क्रश किया था, बट उसका फूड उतने अच्छे से क्रश नहीं होता जितना कि एक ह्यूमन में होता है। ह्यूमन हैव 32 टीथ, बराबर। हम अपने टीथ से क्या करते हैं, फूड को पूरा क्रश करके या पूरे तरह से उसको च्यू करके एंड देन स्वेलो करते हैं, राइट। ये लोग क्या करते हैं,
ये लोग उसको क्रश जरूर करते हैं, बट कैसा होता है, अगर इन केस समझो ना कि इट वॉज इतना बड़ा पार्टिकल था वो फूड पार्टिकल, तो उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, लाइक इसका हाफ कर दिया और बड़ा कर दिया, उतने के बाद आगे फूड पास होता है फेरिंग्स, एसोफेगस एंड क्रॉप तक, तो बात वो थी। लेकिन इनका एक्चुअल और फाइनल क्रशिंग ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द गिजार्ड। कहाँ पर? गिजार्ड पे। बच्चों ये देखो, ये जो एक डायग्राम दिखा रहा हूँ ये वाला, देखो ना, अगर आप इसको देख पाओ, इसमें कैसे बना है स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा, ये राउंड पूरा गया बच्चों, है ना, पूरा राउंड स्ट्रक्चर गया है। और अगर आप देखो ना, जो ब्लेड्स हैं बीच में, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो डायग्राम को आप देखते रहो। ये देखो, जो ये ऐसे वाला जो अंदर गया स्ट्रक्चर, ऐसे वाला, ये जो अंदर गया है ना, और ये जो आपको मसल्स दिख रही हैं, क्लियर बात है? जरा मेरी बातों को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखो अभी क्या होता है, जो मसल्स है सराउंडिंग की, जो ये वाली अपनी मसल्स है सराउंडिंग की, जो है ना ये मसल्स हैं, ये क्या होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक बात है? और ये जो ब्लेड्स हैं ना, ये वाले जो ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, ये वाले प्रॉपर बच्चों, ये वाले जो ब्लेड्स हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर वेरी वेरी शार्प। क्या होता है, लोग बहुत शार्प होते हैं। तो जो ब्लेड है ना, वो शार्प होने की वजह से क्या करता है पता है बच्चों, उस फूड को, किसको, उस फूड को एकदम पूरी तरह से क्रश कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि फाइनल क्रशिंग ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द गिजार्ड ऑफ अ कॉकरोच, जिसको हमने एक और नाम दिया है प्रोवेंट्रिक्यूलस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर रोल लिख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, फाइनल क्रशिंग ऑफ फूड टेक प्लेस। परफेक्ट, इजी, पक्का ना, कोई डाउट नहीं? देख लो चीज़ों को, हमने फोरगेट खत्म किया बच्चों। आपको याद होना चाहिए कि फोरगेट में क्या आता है, मिड गेट में क्या आता है, हिंड गेट में क्या आता है। देखो नीट की बात करूं मैं, तो नीट वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन जो हमारे नीट में आते हैं बायोलॉजी से, उसमें 85 क्वेश्चंस एकदम लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक से उठाए जाते हैं, एकदम लाइन टू लाइन। आपको हर एक लाइन रीड करनी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक लाइन याद करो, और उसमें आपकी हेल्प मैं करूंगा। आप लोग बोलोगे सर जी आपने लास्ट टाइम बताया था कि 500 पेजेस थे, और उसके बाद फिर 38 चैप्टर 500 पेजेस, उसका हर एक लाइन कैसे याद हो सकता है? बच्चों ये चीज़ आपसे पहले जो आपके सीनियर रहे हैं, 2 साल 3 साल, जो भी हमारे यहाँ सब जो आपके सीनियर्स पढ़ते हैं, सब ने ये चीज़ किया है बच्चों। हम क्या करते हैं, वी लाइक जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसका हम टेस्ट लेते हैं, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट लेते हैं, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट लेते हैं। धीरे 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 जब जैसे नीट एग्जाम से फॉर एग्जांपल मई में होती है बच्चों, एक बात और जान लो कि नीट एग्जाम हर साल फर्स्ट संडे को होगी, मई मंथ के, जो हमारा था मई मंथ का फर्स्ट संडे, चाहे वो 1 तारीख को पढ़े, चाहे वो 7th को पढ़े, 7 तारीख को, किसी भी दिन पढ़ सकता है, लेकिन हर बार फिक्स है कि मई में उसका एग्जाम फर्स्ट संडे को ही होता है, ठीक है? तो समझो कि मई में एग्जाम होनी थी, तो हमारे पास जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, तो बच्चों हम क्या करते हैं, फैब मंथ से वी स्टार्ट टेकिंग टेस्ट, मतलब ना हर 3-3 दिन में बच्चों के टेस्ट होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा हर 3 दिन में आके टेस्ट लिख रहा है, उसका सिलेबस पूरा पढ़ के हो चुका था, 11, 12 पूरा 38 चैप्टर उसने अपने लेवल पे सब कुछ पढ़ लिया था, बट कैसा होता है कि फिर भी उसको कुछ कमियां थी। जब वो टेस्ट लिखता है ना बच्चों, तो वो धीरे धीरे मास्टर हो जाता है, करीब 100 प्रीलिम के आसपास। 100 प्रीलिम मतलब समझो ना, एक 70 से 80 से लेके 100 का एक रेंज पकड़ लो कि इस रेंज में 70 से 100 की रेंज में हम लोग उतने प्रीलिम्स ले लेते हैं। प्रीलिम मतलब फुल सिलेबस के, इतना बच्चा पेपर लिखता है, उसके बाद उसका दिमाग इतना हो जाता है कि उसको हर एक लाइन याद हो जाती है। दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक इट टू द योर नीट एग्जाम, ठीक है? थोड़ी बातें और करूंगा, पहले पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ी और बताऊंगा कि एंट्रेंस एक्चुअली किस तरह से होता है। बहुत ये है कि बच्चों की लॉकडाउन चल रहा है तो मिल नहीं पा रहे, अदरवाइज सामने बात करता। बट जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए ये समझाता हूँ मैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन नीट को लेके, क्योंकि बायो पढ़ा रहा हो तो नीट को लेके, बट नीट की बात करूँगा तो उसमें सिर्फ बायो बताऊँगा नहीं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी डील करूँगा, ठीक है? तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है? एक काम करना, इन चीज़ों को कॉपी कर लो, बिकॉज अभी मिडगेट को आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको जरा प्लीज कॉपी कर लो एक बार, तो लिख लिया बच्चों।
ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे मिड गट का। अगर आप इस डायग्राम को देखो बच्चों तो इसमें क्या था कि सर फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड तक की बात तो आपने कर दी थी, गिजार्ड तक समझ में आ गया था, राइट। गिजार्ड चलो ठीक है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर और आपके महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक के अंदर भी, आपके जो स्टेट बोर्ड की बुक होती है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, बट ठीक है अभी इस डायग्राम को भी जरा देख लो। अब बात करें बच्चों मिड गट की, तो मिड गट बड़ा छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती हैं। एक हिपैटिक सेशन, दूसरा इनका स्टमक या तो वेंट्रिक्यूलस। वो क्या था गिजार्ड, वो था प्रोवेंट्रिक्यूलस, ये क्या है, ये है वेंट्रिक्यूलस ना। तो बोलोगे सर स्टमक तो भी समझ में एक बार को आता है, बट ये हिपैटिक सेशन किधर है बच्चों। अगर आप इस डायग्राम को देखो ना, ये वाले डायग्राम को, तो ये आपका गिजार्ड है, इसके बाद जो ये रीजन है, कौन सा रीजन, एक सेकेंड आप प्लीज, दिस रीजन, ये यहाँ से लेके ये जो पूरा रीजन है इतना, इसके बीच का पूरा पार्ट, दिस इज द स्टमक, या एक सिंपल सा अल्टरनेटिव बोल दीजिए कि इट इज द मिड गट ऑफ द कॉकरोच, है ना। तो मिड गट हो गया उनका। बच्चों अगर आप नोटिस करो कि जो ये वाला पार्ट है दिस वाज द गिजार्ड और फिर सर ने डायरेक्टली चालू किया स्टमक, तो हिपैटिक सेशन क्या बच्चों दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बने ना ब्लू कलर के हमने बनाए ये वाले, दिस इज द हिपैटिक सेशन। थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा ध्यान दो। ये जो गिजार्ड था, कुछ बच्चों लोग नॉर्मली कैसा होता है, इस तरह से हाँ, इस तरह से। ड्यू टू स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर कम है तो मैं पूरे नंबर नहीं बनाऊंगा, लेकिन थोड़े से ज़रूर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों देख लो 1 2 3 4 5, मैंने 5 बनाए। नॉर्मली क्या होता है, देयर आर 8, कितने गिन के 8 स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, हिपैटिक सेशन के, कितने होते हैं 8। तो अब बोलोगे सर ठीक है होते होंगे, मान लिया। तो बच्चों क्या पढ़ा था कि ये जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये कौन था, ये जो ब्लेड्स हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फूड क्रश होगा, कॉन्ट्रैक्ट फूड क्रश होगा, ठीक। बच्चों ये है ना, यही तो है वो हिपैटिक सेशन। ये लोग गिन के 8 होते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार लेबलिंग नहीं करी है, एक बार मैं कर देता हूँ। ये हिपैटिक सेशन है, एंड दे आर 8, है ना 8। कितने होते हैं यहाँ पे भी लिख लो, वो वाला नोटिस नहीं पाएगा तो ये कर लो कि दे आर द 8 इन द नंबर। ओके, मान लिया सर 8 होते हैं, वो भी मान लिया। बच्चों अगर आप नोटिस करो तो जो हिपैटिक सेशन है ना, वो एक एंड से ब्लाइंड है ना। व्हाट इज ब्लाइंड, ऐसा मतलब जिसके आगे कोई ओपनिंग नहीं है, वो कहीं और खुलता नहीं हो उस तरफ, तो वो एक एंड से ब्लाइंड है। जो दूसरा एंड है उसका ओपन होता है, ये एंड ब्लाइंड है, ये वाला एंड ओपन है। ओके अच्छा, कहाँ खुल रहा है वो जो ओपन एंड हो, कहाँ खुल रहा है सर, वो खुल रहा है इस गिजार्ड के अंदर, बराबर ना, वो गिजार्ड में खुल रहा है। बच्चों मालूम कैसा होता है, जो ये पार्ट है ना दिस हिपैटिक सेशन, इसके अंदर यहाँ पर इस तरफ अंदर की तरफ देर आर दी सिक्रेटरी सेल्स, कुछ सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पर मिलते हैं जो लोग सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, बराबर ना। ह्यूमंस में कैसा हुआ था कि सर वो फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में देयर इज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेस, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपके अभी जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें आएगा ये। माउथ में देयर इज सलाइवरी अमाइलेस, फिर स्टमक के अंदर भी सिक्रेशन होती है बहुत सारी। तो ये जो सिक्रेशन सारी हमारे में होती हैं, क्यों होती हैं, कि फूड ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। तो वैसे ही कॉकरोच का फूड भी ईजिली डाइजेस्ट होना चाहिए, राइट। अभी बच्चों मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी बाकी, इनका भी सलाइवरी ग्लैंड होता है, बट उसको अलग से मैं लास्ट में डील करता हूँ हर बार। अभी पहले बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा था कि ये जो हिपैटिक सेशन था इसकी सिक्रेशन होगी, क्या सिक्रेट करिए, सिक्रीट, एक मिनट, सिक्रेट सॉरी, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा, और एक बार समझो ना, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और जब फूड यहाँ पहुँचेगा, जब फूड क्रश होगा इसके अंदर, तो डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स भी हो जाएगा,
अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि अभी यार एक्चुअली में ये हो किस तरह से रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मतलब लाइक कि फूड आ कहाँ से रहा है, फूड जा कहाँ रहा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको एक ना एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये देखिए, दिस इज द इंक का बॉटल, बराबर ना, ये इंक का बॉटल है। अभी इसको इससे रिलेट करते हैं। मान लो कि ये कॉकरोच का फेरिंग्स था, ये उसका इसोफेगिस, ये पार्ट क्रॉप जहाँ पे फूड स्टोर था। सब कुछ 3D होता है ना, बस खाली फ़र्क ये है कि ये ऊपर से ओपन होगा, लेकिन यहाँ से कुछ एक पूरा रास्ता जाएगा। तो बच्चों फूड ऐसे डायरेक्टली समझो अंदर की तरफ से आया, इधर एंड में दिस इज नथिंग बट दी गिजार्ड। तो गिजार्ड ऐसे बैठा हुआ था, इस तरह से था, राइट। और जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हो, वो गिजार्ड का तो है, बट गिजार्ड ऐसे है, मतलब दिस इज वॉट यू आर व्यूइंग, और ये ऐसे है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इस तरह से, तो फूड ऊपर से आता है, और जब गिजार्ड का पहुँचता है तो गिजार्ड में क्या होता है, क्रश। फूड क्या होता है, गिजार्ड के अंदर क्रश होता है। क्रश क्यों होता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब क्रश होगा तो सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है ये वाला, ये बच्चों ये क्या है, ये हैं इनके हेपेटिक सेशन, जहाँ से क्या आएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जब ये लोग रिलीज करेंगे तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा और फूड डाइजेस्ट होगा। बच्चों पक्का क्लियर समझ में आ गया ना? ओके। तो इस तरह से इनका हेपेटिक सेशन काम करता है। आप बोलोगे सर वेरी गुड, समझ में आ गया हम लोग कहाँ तक। अब सर जो इनका स्टमक है उसका क्या फंक्शन है, क्योंकि आपने तो बताया कि ह्यूमंस का जो फूड होता है वो स्टोर होता है स्टमक के अंदर। तो इनका फूड तो कहीं और ही ये हो गया था, स्टोर हो गया था, दैट इज इन क्रॉप। तो यहाँ पर आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्टमक है ना, स्टमक दो काम करता है। यहाँ इनका स्टमक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह काम करता है, नहीं समझा ना। हमारा फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक के अंदर, एक्चुअली माउथ में स्टार्ट होता है, बट मैक्सिमम काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में होगा, एंड देन आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ह्यूमंस में नॉर्मली हमने फूड खा लिया, सब कुछ पहुंच गया स्टमक के अंदर, HCl आ गया, फूड ब्रेक होने चालू हो गया। जैसे चीज़ें आगे गई बच्चों, तो वहाँ पर क्या मिलता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस डायग्राम दिख रहा होगा, एक ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो फूड जो हमें एब्जॉर्ब होता है वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड विल सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, और हर एक सेल को फूड मिल जाएगा। हमारे अंदर ऐसा होता है, इनके भी कुछ वैसा ही है। इनका वो काम स्टमक के अंदर होता है, किस चीज़ का, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। हमारा कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात समझ रहे हो, रिलेट करने की खाली कोशिश करो दोनों चीज़ों को, पक्का, बढ़िया बच्चों। तो इसमें आप लिखोगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं स्टमक के अंदर, पक्का समझ में आ गया, कोई इशू नहीं ना। इनका यहाँ पर होता है उल्टा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ऐसा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस हियर। कहाँ पर, मिड गट में। मिड गट ना दिया हो तो स्टमक पकड़ लेना, डिपेंडिंग के ऑप्शन में क्या दिया होगा, MCQ सॉल्व करने होते हैं ना, तो उसमें आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और कुछ हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक ये दे दूंगा, आपको PDF दे दूंगा हमारे क्लासेस की जो नोट्स हैं बच्चों। तो आप क्या करना, उन क्वेश्चंस को जो हम पढ़ा रहे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में, मतलब कि आप पढ़ भी रहे हो फिर सॉल्व भी कर रहे हो, आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से पढ़ना है हमें अगले 2 साल तक, है ना। क्योंकि बच्चों कैसा होता है ना कि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि सर पता नहीं हमसे साइंस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ना मैंने अभी इन रिसेंट मेरी बहुत बच्चों से बात हुई थी, बहुत मुझे कॉल भी आया था, वो कह रहे थे कि सर साइंस लूँ नहीं लूँ, बिकॉज थोड़ा सा डर लगता है, सुनने में आता है कि साइंस बहुत टफ होता है। बच्चों एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, एकदम क्लियर बता दूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके ऊपर आप जज करने की ज़रा कोशिश करना। समझो ना यार, क्या होता है कि समझो कि 2 फ्रेंड हैं, मैं 2 फ्रेंड, एनीवन, जो भी आपके 2 फ्रेंड होंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो ना यार, मतलब 2 एग्जांपल कोई भी ले लो। एक एग्जांपल ले लो रमेश और सुरेश, कॉमन इंडियन एग्जांपल, ठीक है। तो रमेश और सुरेश 2 फ्रेंड थे, अब दोनों साथ में स्कूल जाते थे, राइट है। अब दोनों का स्कूल का रूटीन सेम था,
लाइक मॉर्निंग 7 o'clock को दोनों के स्कूल अटेंड करना होता था, फिर 7 से लेकर 12:30 तक का उनका स्कूल नॉर्मल टाइम का, फिर 12:30 के बाद वो लोग घर पे आते थे, अपना लंच किया, उसके बाद दोनों की क्लास हुआ करती थी, ट्यूशन, और दोनों का सेम ट्यूशन था, ऐसा भी नहीं कि अलग था, दोनों के सेम ट्यूशन थे। और फिर समझो ना 2 o'clock से लेके 4 o'clock तक या 4:30 तक उनका ट्यूशन हुआ करता था। अब 4:30 को दोनों वहाँ से छूट के आ गए और दोनों ही चले गए घर, दोनों घर पे आ गए। अब जो उनमें से एक फ्रेंड था जो रमेश था बच्चों, उसने क्या किया, 5 o'clock के बाद घर पे आके रोज़ पढ़ता था, रोज़ अपनी साइंस की बुक, मैथ्स, अपना 10th में रोज़ पढ़ाई करता था। जो दूसरा फ्रेंड था उसने क्या किया, वो एक ही दिन पढ़ता था, वो एक दिन कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, बट 4:30 के बाद आके वो रोज़ क्रिकेट खेलता था। बस सर समझो, एक छोटी सी स्टोरी है, इससे आपको बहुत समझ में मिलेगा कि क्यों आपको साइंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बच्चों, या ले सकते हो कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक ने 4:30 के बाद रोज़ पढ़ाई की, एक ने कभी कभार पढ़ाई की नहीं की, और लेकिन रेगुलर उसने क्रिकेट खेला। बात समझा? ये चीज़, यही रूटीन उन्होंने पूरे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया। अच्छा, अब धीरे धीरे मार्च आ गया, उनके बोर्ड एग्जाम आ गए, बोर्ड एग्जाम हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हुए बच्चों। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें ये पता चला कि जिस फ्रेंड ने, जिसने दिन रात पढ़ाई की थी, जिसने 4:30 के बाद रेगुलर पढ़ाई भी रोज़ की थी, उस बंदे को नीट में कुछ बोर्ड एग्जाम में कुछ 95 मार्क्स आ गए थे, 95% आ गए थे। और जो दूसरा था, ही वॉज एबल टू स्कोर 75%, कम था उसकी परसेंटेज। तो जो नॉर्मल हम, मेरे जैसे आपके से लोग होंगे, बोलेंगे अरे इसके परसेंटेज कम है तो ये बहुत वीक है पढ़ने में, इसके ज़्यादा है तो बहुत स्कॉलर है ना। नॉर्मली हर कोई यही करता है, ये हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, हमारे सीनियर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सबने ये बना रखा हुआ है। बट बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो ना, जिसको 95% आया वो क्या स्कॉलर है क्या, या बहुत ब्रिलियंट माइंड वाला है? नहीं ना, वो हार्ड वर्किंग है यार। उसने क्या किया, रोज़ पढ़ाई की, साइंस की बुक रोज़ खोली, रोज़ पढ़ा उसने। लॉजिकल बात है, तो जिसने जो काम रोज़ किया उसमें वो बंदा मास्टर होना ही होना है। जैसे दूसरे वाले ने क्या किया था, क्रिकेट खेला था। अब जिसको 95% आया, जिसको 75 आया, दोनों को बोलोगे चलो क्रिकेट खेलो, तो बट ऑब्वियस है कि जो 75 वाला है वो बेटर खेलेगा। क्यों? अरे बाबा, क्योंकि वो ये काम रोज कर रहा था, है ना। तो वैसे ही है, एक इंसान 24 आवर्स में जो काम अपने लाइफ में करता है वो उसमें मास्टर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग चाहिए साइंस पढ़ने के लिए, नहीं चाहिए। अगर एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर आपको सोचना है कि साइंस ले कि नहीं ले, अगर इसके बारे में जानना ही है, तो ऐसा करो ना कि जो डेमो लेक्चर्स होते हैं कहीं से भी देखना, आपकी इच्छा, ठीक है। जैसे मेरा एक लेक्चर चल रहा है या आप किसी और का लेक्चर देखोगे, डेमो लेक्चर्स देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ देखो, और देखो कि तुमको समझ में आता है क्या, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर दिक्कत ही क्या है ना, तब दिक्कत ही क्या है। हाँ, समझ में आ तो आ रहा है, तो मार्क्स 50 होने तो चाहे 100% होने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना जरूरी है, ये चीज़ हमको समझनी बच्चों, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से अपना ये टॉपिक। बच्चों हमने मिडगट कर लिया था, राइट। इन चीज़ों को जरा एक बार आप इसको भी पूरा दोनों पार्ट को लिख लो, क्योंकि मैं आप सब कुछ इरेज कर दूंगा इसके बाद, और सीधे से छोटा सा लास्ट में खाली डील करना है हिंडगट, बहुत छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। इसको पूरा कर लो, फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक और पेंडिंग कराता हूँ, ठीक है। इसको जरा लिख लो, पहले तो लिख लिया बच्चों, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हिंडगट, जो इसका लास्ट पार्ट है बच्चों कहीं ना कहीं। लेकिन मिडगट और हिंडगट के बीच में एक जंक्शन है बच्चों। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये जो पार्ट है यहाँ से ये पार्ट, ये सारा आएगा हिंडगट के अंदर, और जो ये बीच वाला पार्ट था ये आता है आपका मिडगट के अंदर। तो इन दोनों के बीच में देखो, आई हैव मेंशन्ड समथिंग बच्चों, ये दिख रहा है, ये कुछ है, दिस इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ है नया? बच्चों मैं बताता हूँ आपको, पहले समझो कि ये बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट है, तो इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं। देखो ये आके आपके मिडगट और हिंडगट के बीच में, तो किसी का हिस्सा नहीं एक्चुअली वो, इस बट कोई पूछे कि किसका हिस्सा है, आएगा एग्जाम में, तो वो हिंडगट का हिस्सा होगा, ठीक है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल दोनों के बीच का अंश होता है। अच्छा, इसके बाद भी एक स्पेशल है, क्या है पता है, इट इज 150 इन दी नंबर, ठीक है, 150 होते गिन के। जैसे हमारा ये हेपेटिक स्टेशन था, ये 8 थे, है ना, 8 इन दी नंबर थे, 8 लोग थे। वैसे ही आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल 150 है, एंड हाँ वो लोग येलो कलर के होते हैं, ठीक है। येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया पहले भी एक बार कि कौन सा कलर का माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और लास्ट बताओ बच्चों, बहुत आसान सा पार्ट है, मेन तो ये डिस्कस करना है माल्फिजियन ट्यूब्यूल को ही। इसमें भी कुछ चीज़ें आती है, जैसे ईलियम
फिर आएगा कोलॉन, फिर आएगा रेक्टम। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या होता है बच्चों, नॉर्मली हम जैसा हमारी बॉडी में होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब माइक्रोविला ने फूड एब्जॉर्ब कर लिया था तो पूरी बॉडी में चला गया था। इनके अंदर वैसा होता है कि सब कुछ तो मिड गट में हो गया था, तो लास्ट में खाली हिंड गट में जो इलियम कोलॉन रेक्टम है यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और फिर बाद में वहाँ से जो वेस्ट है बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया एनएस। क्लियर बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये मालफिजियन ट्यूब्यूल। बच्चों इसको समझने के लिए ह्यूमंस की बात करनी पड़ेगी। ह्यूमंस में क्या पता है, तुमने कभी सुना है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है लाइक 24 आवर्स जो ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है उसको कौन फिल्टर करता है, क्लियर कौन करता है? पढ़ा है ना 10th में, कौन बताओ, है ना? हाँ बच्चों, किडनी करता है। जो काम हमारा किडनी करता है ना वही काम इनका मालफिजियन ट्यूब्यूल करता है। इस चीज़ को तुमको थोड़ा बाद में और समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ना, वो उस वक्त आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर टाइम बिंग अभी के लिए एक बात समझ के चलो कि जो मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है ना वो भी हिपैटिक सेशे की तरह एक साइड से ब्लाइंड होता है। और नॉर्मली समझो ना, ये अगर गिन के 150 बनाने की कोशिश करें हम इस तरह से अगर ये होंगे ना बच्चों, तो इनके सराउंडिंग में हमेशा ब्लड होता है। तो उसी ब्लड में जो भी वेस्ट होगा ये लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर और वो लोग फिर रिलीज कर देते हैं बॉडी के बाहर। अच्छा, इस चीज़ को जरा समझो कि मालफिजियन ट्यूब्यूल ने वेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों अगर मालफिजियन ने वेस्ट एब्जॉर्ब किया तो इस साइड से तो बंद होगा, यहाँ से तो बंद होगा, जैसे यहाँ पे ब्लाइंड है, फिर क्या करता है वो वेस्ट को यहाँ रिलीज कर देता है यहाँ पर और यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाता है। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल था बच्चों। देख लीजिए पूरा क्लियर है कि नहीं आप लोग को, पक्का? ओके। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और रह गई है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड ऑफ अ कॉकरोच। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, इसको मैं फिर से बनाऊंगा क्योंकि जब वो हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच ना तो फिर से आएगा, तो तब तक के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। डिलीट यार क्या होता है, टेक का ज़माना है तो सब कुछ डिलीट वगैरह रहता है मुँह पे, सॉरी फॉर दैट। अच्छा चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हैशटैग, है ना? क्या हैशटैग सलाइवरी ग्लैंड ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच का सलाइवरी ग्लैंड, इसका बच्चों अगर देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा डायग्राम मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ों को और अच्छे से समझने में, वो वहीं रहने दीजिए, उसका भी ज़रूरत है इसलिए वहाँ बनाया है, बट थोड़ा समझो। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। देखो मैंने मेंशन किया हुआ है रिजर्वॉयर, ठीक। इसका मीनिंग होता है रिजर्व, जहाँ पे कुछ चीज़ स्टोर हो, जमा होती है, उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। और बच्चों इसके आसपास ना इस तरह से कुछ लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा दो होते हैं नॉर्मली, ये लो दिख रहा आपको? ये कौन था? ये था आपका रिजर्वॉयर। बच्चों ये लोग कौन होते हैं? ये एक्चुअली में सलाइवरी ग्लैंड है, जहाँ पे सलाइवा बनता है इनका। तो इनका बच्चों सलाइवा यहाँ बन जाएगा, बनने के बाद ना वो रिलीज हो जाता है किसके अंदर? इसके अंदर, इसमें स्टोर्ड रहता है। क्या मैंने बोला? जो सलाइवरी दोनों ग्लैंड थे ये दोनों, यहाँ पे इन्होंने सलाइवा बना दिया और सिक्रीट करने के बाद वो इस रिजर्वॉयर में स्टोर हो गया। इसको भी लेबलिंग कर लो कि भैया ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है ना, तो यहाँ पे इसमें आ गया। अब अच्छा, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है। अगर आप डायग्राम को देखो तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है ये वाला और एक इधर ही बनाया है, बेसिकली दोनों साइड में होता है, राइट। तो ये चीज़ राइट साइड क्या इसमें बन गया, सब हो गया प्रॉपर तरीके से। इसमें बनने के बाद बच्चों जैसे इस रिजर्वॉयर में स्टोर होगा वैसे इधर के रिजर्वॉयर में भी स्टोर होगा, है ना। तो स्टोर होता है नॉर्मली, जैसे कॉकरोच कुछ चीज़ अपने माउथ में रखता है, खाता है, वैसे ही उसको जब उसको च्यू करेगा विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल ना, जब तो प्रेशर जो लगता है उससे ना ये जो रिजर्वॉयर्स हैं ये सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ से जो कॉमन डक्ट होता है, जैसे बोलूँ कि इस तरह कुछ डक्ट निकलेगा यहाँ से, इस तरह का डक्ट सेम इधर से भी आएगा, ऐसा एक डक्ट, एक कॉमन डक्ट होता है बच्चों, जो ऐसे जाके कॉमनली खुल जाता है। कहाँ पर? इधर बेस पर। कहाँ? इस जहाँ खुलता है इसका भी एक नाम है, एट बेस ऑफ हाइपोफेरिंग्स। बच्चों हाइपोफेरिंग्स के बारे में बात करनी रह गई थी, बता दो क्या होता है हाइपोफेरिंग्स? हाइपोफेरिंग्स पहले इसको समझ लो कि हुआ क्या, आगे को समझ में भी नहीं आया होगा।
है ना, सलाइवरी ग्लैंड ऐसा था जो भी दिखा डायग्राम में, है ना, ऐसा कुछ था, इसको बना लीजिए ऐसा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा रहने दें, है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड था दोनों तरफ से, और कॉकरोच का जो एलिमेंट है वही उसका क्या बोलते हैं, फेरिंग्स वगैरह, ये इस तरह से एक्सटेंड हुआ है, सब कुछ ऐसे आगे गया है, जो हमने पढ़ा भी वो तो ठीक है बच्चों। इसमें और इसमें सलाइवरी जूस था, ऐसा सलाइवा था, तो जब उसने माउथ में कुछ अपने लिया ना, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इन दोनों के कॉमन डक्ट्स या कॉमन सलाइवरी डक्ट्स है, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का कॉमन यहाँ मिलता है, तो जो ये रीजन है, दिस रीजन, ये वाला यहाँ पे, अच्छा ये वाला मैं इसको बोलते हैं कॉमन पाथ, इसका कॉमन सलाइवरी डक्ट होता है ये, वो खुलता है एट द बेस, मतलब इसके बेस के नीचे, किसके बेस के, बेस ऑफ द हाइपोफेरिंग्स। बच्चों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाइपोफेरिंग्स ऑफ अ कॉकरोच इज नथिंग बट टंग ऑफ अ कॉकरोच। जैसे कॉकरोच का टंग होता है ना, ऐसे उसका हाइपोफेरिंग्स होता है, मतलब उसका टंग को एक हाइपोफेरिंग्स नाम दिया गया बच्चों। बात समझ में आ गया पक्का। बस वही है कि बेस पे खुलता है सलाइवा, तो वहाँ पे फूड मिक्स हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेंड्यूल वगैरह, और फिर वो आगे आता है, आगे जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, आगे जाएगा तो फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, क्रॉप में विल बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम, फिर जाएगा गिजार्ड में और क्रशिंग होगी, हिपेटिक सेशे का डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा, सब कुछ मिक्स होकर आगे बढ़ेगा, तो कहाँ पहुँचेगा आपके मिडगट में कौन मिलेगा, स्टमक, जहाँ पे एब्जॉर्ब होगा फूड, एब्जॉर्ब होने के बाद आगे जाएगा, तो उसमें जो भी वेस्ट पार्ट होगा वो लगभग सब बॉडी से बाहर फेंका जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बाय हिंडगट। बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये था कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने लगभग सारे पॉइंट कवर किए हैं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इसको बनाना, वो आपको बनाना है, ठीक है, वो बनाना है, उसके अलावा आप इस डायग्राम को बनाइएगा। और अभी हम क्वेश्चन डील करेंगे, वही क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था, कि इसी टॉपिक पे था, इतना पढ़ लिया ना, इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आपको मैं दिखा था क्वेश्चन क्या था, और आप खुद से उसका आंसर करने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जरा पहले इसको देख लो एक बार, ठीक है बच्चों, तो सब कुछ पढ़ लिया है ना, ये सब देख लिया, परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट में आया था बच्चों, देखो जरा क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर दो, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई माउथ से स्टार्ट होके जो एलिमेंट्री कनाल जो पूरा गया है कॉकरोच का, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप में। तो आपको तो पूरा पता ही है, आपने ये वाला डायग्राम तो देखा ही था पूरा, है ना, आपने पढ़ा आज। तो जरा कोशिश करो इसके आंसर करने की, कौन सा ऑप्शन आ सकता है। देखो 4 ऑप्शन होंगे, इन 4 में से एक ऑप्शन राइट होता है। इसी तरह से एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं, राइट, आपने अपने 10th में भी किया होगा, राइट। जरा देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, जरा गेस करो, एक बार ट्राई करो। आया? ओके बच्चों, इसका आंसर क्या बनेगा, यस, इसका आंसर ए आएगा, है वही पूरी सीक्वेंस है, क्रॉप, गिजार्ड, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, स्टमक, मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये जो पूरे का सीक्वेंस होता है ये फॉलो होता है। अच्छा एक बात और जानो कि आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया ना, फर्स्ट ऑप्शन जानने के बाद थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लिया करो। पता नहीं कभी कभी कैसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो, या है ना, तो हर एक ऑप्शन को देखा करो, ये बहुत सही तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक। ओके बच्चों, तो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ये हमारा आज का सेकंड वीडियो था, है ना, सेकंड डेमो समझ लीजिए इसको था। और यहाँ पर आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, हमें उसमें 2 टॉपिक और डील करना है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों, तो वो हम डील करेंगे अगले वीडियो के अंदर। उसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे सारे, वो सारे कुछ क्लासरूम के अंदर होंगे। क्लासरूम मतलब जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे वो, राइट, तो उसमें किए जाएंगे। डेमो के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये सारे टॉपिक डील हो गए, तो इसके 2 वीडियोस, एक वीडियो बनेगा जिसमें इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा। ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, अब इसके बाद वही डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों लोग, बाय बाय।